दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपने दूसरे वीडियो में, जो कि हम लोग सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ की जो विभिन्न राज्यों की जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की आती हैं, उनमें जो है प्री एवं मेंस के पर्पज से स्वयं के सीखने एवं आप भी इससे कुछ मदद ले सकते हैं। उसके हम लोगों ने कल इसका जो है पहला वीडियो बनाया, जिसमें हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता कब बनाई गई, उसका प्रवर्तन, धारा 1 के विषय में पूरा वीडियो में समझा था। आज हम लोग जो परिभाषाएं धारा 2 में दी गई हैं भारतीय न्याय संहिता के, उसको जो है जितने उसमें 39 परिभाषाएं दी गई, मेनली 38 परिभाषाएं दी गई हैं और 39वां ऐसा दिया गया है कि जो भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित अगर नहीं है तो वो अगर किसी अन्य संहिता में परिभाषित है तो वो उनका अर्थ दोनों सेम माना जाएगा, उसके लिए अलग से इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला है कार्य की परिभाषा। तो ये आप देखिए, 2 की उपधारा 1 में कार्य है, उपधारा 2 में जीव जंतु है, उपधारा 3 बालक, उपधारा 4 में कूटकरण, उपधारा 5 में न्यायालय, उपधारा 6 में मृत्यु, उपधारा 7 में बेईमानी से, उपधारा 8 में दस्तावेज, उपधारा 9 कपट पूर्वक, उपधारा 10 लिंग, उपधारा 11 सद्भाव पूर्वक, उपधारा 12 सरकार, उपधारा 13 संश्रय, उपधारा 14 क्षति, उपधारा 15 अवैध, उपधारा 16 न्यायाधीश, उपधारा 17 जीवन, उपधारा 18 स्थानीय विधि और 2 उपधारा 19 में पुरुष, 2 उपधारा 20 में मास और वर्ष, 2 की उपधारा 21 में जंगम संपत्ति, 2 की उपधारा 22 में वचन, 2 की उपधारा 23 में शपथ, 2 की उपधारा 24 में अपराध, 2 की उपधारा 25 में लोक, 2 की उपधारा 26 में व्यक्ति, 2 की उपधारा 27 में लोक सेवक, 2 की उपधारा 29 में विश्वास करने का कारण, 2 की उपधारा 30 में है विशेष विधि और उपधारा 31 में मूल्यवान प्रतिभूति, 2 की उपधारा 32 में जलयान, 2 की उपधारा 33 में स्वेच्छा, 2 की उपधारा 34 में विल, 2 की उपधारा 35 में महिला, 2 की उपधारा 36 में सदोष अभिलाभ, 2 की उपधारा 37 में सदोष हानि और 2 की उपधारा 38 में सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, इनके विषय में परिभाषित किया गया है। तो आज हम लोग बारी बारी से सभी परिभाषाओं को जानेंगे, समझेंगे। और यहां मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें 39 जो है परिभाषाएं दी तो गई हैं, लेकिन इनमें से जो हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें जो महत्वपूर्ण है ये बालक, इसे जो है नया जोड़ा गया है, ये नया जोड़ा गया है, नया जोड़ा गया है इसको। और इन पूरे 39 परिभाषाओं में जो इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें बालक जो नया जोड़ा गया है, फिर कूटकरण, फिर उसके बाद जो है बेईमानी से, कपट पूर्वक, दस्तावेज तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साक्ष्य अधिनियम में भी आता है। तो अगर ये परिभाषा याद हो जाती तो दोनों काम आएगा हमें, बीएनएस में भी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी। इसके बाद आती है 2 की 11 सद्भाव पूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्षति बहुत इंपॉर्टेंट है, अवैध। फिर इसके बाद स्थानीय विधि। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ते हैं 2 की धारा 26 में व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराध 2 की धारा 24 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लोक सेवक कौन कौन होते हैं, 2 की धारा 28, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 29 महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर 30 विशेष विधि महत्वपूर्ण है। उपधारा 33 स्वेच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, ये 36 और 37, ये इतनी जो हमने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16, मतलब कि कुल 39 परिभाषाओं में जो ये
इतने जो टिक किए गए हमारे द्वारा, ये प्री में अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई भारतीय न्याय संहिता में जो है बेईमानी कहां पर परिभाषित है, तो वो 4 ऑप्शन दे देगा और सही आपका ये 2 की उपधारा 7 रहेगी। तो ये हमें याद होने चाहिए, याद तो वैसे सब होने चाहिए, क्योंकि ये पूछ तो किसी ने भी सकता है, लेकिन जो पूर्व में जितने भी और बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं एपीओ की, उनमें जो परिभाषाओं से पूछा गया है, एक संशय को भी पूछ लिया जाता है। तो ये इतनी जो है, जो हमने टिक किया है, इनको अक्सर पूछा जाता है, बाकी का तो कभी पूछा गया नहीं पूछा गया, लेकिन इतनी परिभाषाओं को अवश्य पूछा जाता है। अब हम लोग एक एक परिभाषाओं को जो है देखते हैं कि उनमें क्या दिया गया है। 2 की उपधारा एक जो कार्य है वो ये कहती है कि कार्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो 2 की उपधारा 1 के कार्य में आता है कि जैसे कार्यों की एक आवली उसी प्रकार है जो कि एक कार्य का, मतलब कोई भी कार्य है वो आएगा। जीव जंतु में मानव के अलावा जितने भी जीवित प्राणी है, मानव के अलावा जितने भी आते हैं वो सब जीव जंतु में माने जाते हैं। उसके बाद 2 की उपधारा 3 है बालक, तो बालक में वह आएगा जो कि 18 वर्ष तक का व्यक्ति है, जो भी 0 से लेकर के जन्मा और जन्मे से लेकर 18 वर्ष तक का व्यक्ति जो है वो बालक में गिना जाएगा। कूटकर्ण 2 की उपधारा 4 में कूटकर्ण परिभाषित है। तो कूटकर्ण की परिभाषा क्या है? कूटकर्ण की परिभाषा यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज बनाता है जिससे कोई प्रवंचना की जाए, कोई जो है ऐसी चीज बनाता है कि जिससे प्रवंचना की जाए या यह जानते हुए कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। अर्थात जैसे आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया और वो इस तरीके का बनाया कि उससे आप जो है कोई गलत काम करें, या फिर आपको ये पता हो कि जो चीज हमने बनाया है इसके द्वारा गलत काम किया जाएगा, दोनों स्थिति में वो कूटकर्ण माना जाएगा। चाहे उससे आप प्रवंचना हो या आपको पता हो कि उसके द्वारा प्रवंचना किया जाएगा, तो वो कूटकर्ण कहलाता है। अब इसका स्पष्टीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण एक क्या कहता है कि कूटकर्ण के लिए नकल ठीक बिल्कुल वैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप मान के चलिए कि कोई ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जो कि किसी बैंक में जो है उपयोग आए, लोगों के पैसा निकालने के काम आए। अब वो डिवाइस भले ही उस बैंक की जो डिवाइस से पैसा निकाला जाता है अंगूठा लगा के, वो उसी तरीके का सेम टू सेम ना वर्क करे, न उसी तरीके का हो, लेकिन अगर वैसा आपने बनाया है तो वो कूटकर्ण में आएगा। ये जो है 2 की उपधारा 4 की परिभाषा में दी गई है। न्यायालय, तो न्यायालय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं कि जहां पर ऐसे न्यायाधीश न्यायिकता कार्य करते हैं और विधि के द्वारा उन्हें सशक्त किया गया है, वो सभी जो है न्यायालय। अर्थात न्यायालय में न्यायाधीश जो भी है वो न्यायिक कार्य करते हैं, वो न्यायालय होता है। उपधारा 6 है मृत्यु, तो मृत्यु तो आप जानते हैं कि मानव की ही मृत्यु होगी। किसी जीव जंतु या इन सब की यदि मृत्यु होती है तो उसे मानव मृत्यु नहीं माना जाएगा। ये 2 की उपधारा 6 में जो मृत्यु का पर्पज है वो ये देने का है कि आप मृत्यु से मानेंगे कि किसी मानव की मृत्यु की गई है। जीव जंतु की मृत्यु नहीं की जाती है, वो उनका होता है कभी कभार जानवरों का वध हो जाए कर देते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो मृत्यु में नहीं आता है। इस मृत्यु के लिए जो आप दंडनीय किए जाते हैं कभी कभार आजीवन कारावास से, जैसे धारा 103 बीएनएस में दिया गया है, वो है। 2 की उपधारा 7 है बेईमानी से। बेईमानी से आप क्या समझते हैं? बेईमानी से अर्थ होता है, बेईमानी का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो और किसी व्यक्ति को सदोष हानि। जब कोई व्यक्ति बेईमानी से, इस आशय का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को कोई सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। इसका मतलब यह है कि जैसे आप के साथ कोई ऐसा अपराध हो
कि उसमें आप जो उस समय हानि उठा रहे हैं तो आप स्वयं उठा रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आया, आपका कोई सामान है वो तोड़ दिया, तो उस समय हानि किसको हुई? आपको हुई। तो या फिर ये सदोष हानि हुआ, आप सदोष अभिलाभ प्राप्त करना मतलब गलत तरीके से लाभ प्राप्त करें। सामान आपका है या कुछ भी चीज आपकी है तो उसका जो है लाभ जो है वो मुझे मिले, वो भी गलत तरीके से। तो वही होता है बेईमानी पूर्वक कार्य करना। बेईमानी पूर्वक से जो परिभाषा में दी गई है वो है कि इस आशय से कोई कार्य करना कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ प्राप्त हो, मतलब गलत तरीके से उसे लाभ प्राप्त हो, और दूसरे वाले सामने वाले व्यक्ति को गलत तरीके से हानि उठानी पड़े। मतलब जो कि वह अधिकारी नहीं है कि उसको क्षति मतलब हानि हो, वो हानि उठाए, और आप उसके हकदार नहीं हैं फिर भी आप उस चीज को प्राप्त कर लें तो वो सदोष अभिलाभ प्राप्त करना हो जाता है। 2 की धारा 8 है दस्तावेज। तो दस्तावेज की परिभाषा जो दी गई है भारतीय न्याय संहिता में वो ये है कि ऐसा कोई विषय जिससे कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। इसके अंतर्गत ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है जो उस विषय में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आसित हो। जैसे बैंक का चेक हो गया, वो एक डॉक्यूमेंट है। कोई मुख्तारनामा हो गया, जैसे इकरारनामा होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, ये सभी दस्तावेज हैं। या फिर कोई मानचित्र या रेखांक, ये सब दस्तावेज में आते हैं। उसके बाद 2 की धारा 9 है कपट पूर्वक। तो कपट पूर्वक से आशय यह होता है कि किसी के साथ कोई कपट करना, बस इतना ही परिभाषा में है कि किसी के साथ कोई कपट पूर्वक कार्य करना, अन्यथा नहीं। 2 की धारा 10 लिंग बताती है। तो लिंग में जो है ये आता है कि किसी व्यक्ति के लिए चाहे वह पुरुष हो या महिला या उभयलिंगी, उभयलिंगी जो है, उभयलिंगी को नया जोड़ा गया है ये 2019 में, जो कि उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड टा में उभयलिंगी को परिभाषित किया गया है। तो अब लिंग में पुरुष, महिला और उभयलिंगी अर्थात ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी आते हैं। 2 की धारा 11 क्या है? सद्भाव पूर्वक। तो सद्भाव पूर्वक की परिभाषा यह है कि ये सद्भाव पूर्वक तब कहा जाता है जबकि कोई ऐसी बात जो है सद्भाव पूर्वक की गई तब कही जाती है कि जब वह विश्वास पूर्वक की गई हो, जब वह उसे यह विश्वास हो कि सम्यक सतर्कता और ध्यान से या विश्वास से की जाए तो वो सद्भाव पूर्वक की जाती है। अर्थात मैं जब कोई कार्य करने जा रहा हूं तो वो सम्यक सतर्कता, उचित सावधानी एवं विश्वास के साथ की गई हो तो वो जो है सद्भाव पूर्वक की गई। जैसे कि आप समझिए कि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको कोई नहीं पकड़ रहा है और वो बेहोश है। आप उसको रुकने के बाद ले जाकर के उसे अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज कराया, वो ठीक हो गया। अब अगर वो उठकर आप भाई, चूंकि अब आपका नाम रहेगा कि इसने इनको एडमिट कराया है, तो आपके ऊपर मुकदमा लाने के लिए करे, तो वो कार्य जो है जो कि आपने किया, सद्भाव पूर्वक किया, तो वो जो है कोई भी कार्य आपके प्रति नहीं कर सकता, कोई भी अपराध नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कार्य जो था वो सद्भाव पूर्वक था, वो उसके हित के लिए था, आपका उसमें कोई हित नहीं था। तो सद्भाव पूर्वक कार्य जो है किया जाता है कि प्रेम एवं सद्भाव में, कि उससे उसकी सुरक्षा हो। सरकार में कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी हो, दोनों आते हैं। संश्रय की परिभाषा यह होती है कि जैसे कोई व्यक्ति आ गया, अब आपको नहीं पता है कि इसने अपराध किया है, तो यह अपराध किया हुआ है और आप जान रहे हैं कि अपराध किया हुआ है, तो आपके घर आए, उसको आपने रखा, भोजन दिया, खाना दिया, पानी दिया और उसे सहायता पैसे में की, उसे अपनी गाड़ी मुहैया करा दी कि भाई नहीं ठीक है आप चले जाइए, तो ये होता है संश्रय देना। अब क्षति से तात्पर्य यह है कि ऐसी अपहानि, ऐसी किसी को हानि करना जिससे कि किसी व्यक्ति के शरीर, मन और ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हो।
क्षति जो है ऐसी हानि है जिससे किसी व्यक्ति पर क्या मानसिक, शारीरिक या ख्याति या संपत्ति को कोई हानिकारिक हो तो वो क्षति होती है। अवैध, अवैध शब्द उस हर बात को लागू होता है जो कि विधि द्वारा रोका गया हो या फिर सिविल कार्यवाही के लिए कोई आधार उत्पन्न करता हो या जो है अपराध हो। तो अगर ऐसी चीज है तो वो अवैध है। अर्थात जब कोई आप कार्य करने जा रहे हैं, जैसे आपको पता है कि मान के चलिए अब प्रधानमंत्री मोदी जी 13 तारीख को आने वाले हैं, तो वहां पर आपको कोई ऐसी अनैतिक कार्य करना रोका गया है। वहां पर मना दिया गया है कि भाई आप इतनी दूर के एरिया में कोई ऐसा गलत कार्य नहीं होगा। या जैसे अब कुंभ लग रहा है तो कुंभ में ये जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिया जाए कि नहीं, यहाँ पर अब कोई भी मांस 1-1.5 महीने जब तक कुंभ चलेगा तब तक नहीं विकृत किया जाएगा। और आप कोई कार्य करें तो ये होता है कि विधि ने आपको रोका है फिर भी आप काम कर रहे हैं तो वो अवैध कार्य गिना जाएगा। सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करना अर्थात आप दो व्यक्तियों के बीच में कोई संपत्ति का विवाद है जिससे कि आप सिविल मुकदमा दायर कर सकते हो तो वो भी अवैध है। और फिर उसके बाद आता है जो अपराध हो, आप किसी को थप्पड़ मार दें या किसी को गोली मार दें या किसी के साथ अनैतिक दुराचार करें या उसको जबरन सदोष परिरोध करें, अगर कुछ भी करते हैं तो वो अवैध गिना जाएगा, अवैध माना जाएगा। न्यायाधीश के विषय में आप लोग जानते हैं कि न्यायाधीश वो होते हैं जो किसी विधिक कार्यवाही चाहे सिविल हो या दांडिक अंतिम निर्णय देते हैं और उनके विरुद्ध अपील न होने पर वो अंतिम हो जाए तो वो न्यायाधीश होते हैं। जीवन के अंतर्गत जब तक प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है अर्थात जीवन मानव का गिना जाएगा। उसके बाद स्थानीय विधि का तात्पर्य है कि ऐसी कोई विधि जो किसी विशिष्ट भाग को लागू हो। जैसे आपको पता होगा कि कुछ ऐसी विधियां हैं जो असम में पर्टिकुलर सिर्फ उतने एरिया में लगाई जाती हैं, की जाती हैं। या फिर नागालैंड राज्य हो गया, मणिपुर हो गया, तो उन सब जगहों पे पूरे राज्य के बजाय जैसे उस थोड़े से एरिया के लिए कोई एक कानून बना दिया जाता है तो वो स्थानीय विधि मानी जाती है, कही जाती है। पुरुष के अंदर जानते हैं कि कोई भी आयु हो, किसी भी आयु का, चाहे वो जस्ट पैदा हुआ हो या फिर वो वृद्ध हो, वो जो है अगर पुरुष में है तो मानव नर का माना जाएगा कि ये पुरुष व्यक्ति है। मास और वर्ष तो आप जानते हैं कि महीना और साल क्या होता है। जंगम संपत्ति वो होती है जो चलायमान होती है, आप इसको भी जानते हैं। फिर वचन भी होता है कि जब एक वचन या बहुवचन दिया गया। शपथ तो धारा 23 में है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अपराध की परिभाषा यह है कि जो जिसके कार्य या लोप के कारण जो है कोई अपराध हो वो अपराध में आता है। 25 लोप है, तो लोप का अर्थ होता है कि जैसे कोई कार्य करने से एक अपराध दो तरीके से होता है, एक तो कार्य करने से होता है या फिर जो कि अवैध है वो आप काम करते हैं तो वो अपराध गिना जाता है। या फिर कुछ लोप है, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी काम जो आप विधि ने आपको कहा है कि नहीं आप ये करें और आप नहीं करते हैं तो भी आप जो है दोषी होते हैं। जैसे एक आपको याद हो कि वो केस है धारा 3 की धारा 5 पे सामान्य आशय पर, उसमें कहा गया है कि जो लोग खड़े रहते हैं वो भी दोषी होते हैं। पोस्टमास्टर का मामला है, उसमें कहा गया है कि जैसे आपके सामने किसी को मारा जा रहा है और आप वहीं पर खड़े हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस समय या तो आप पुलिस बुलाइए या तो आप उनको मना करिए। दो में से आप एक काम करने के लिए आप विधि द्वारा उस समय आबद्ध हैं। ऐसा नहीं कि आप आंख मूंद कर वहां से हट सकते हैं, तो वो भी अपराध है। 2 की धारा 26 व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं आता है। लोक के अंतर्गत कोई भी समुदाय आता है। लोक सेवक वे
वे होते हैं, 2 की धारा 28 में बताया गया है कि ये सरकारी कर्मचारी जितने होते हैं वो सब लोक सेवक होते हैं। और तमिलनाडु में एक मामला आया था मुख्यमंत्री का, उनमें जो है उनको भी लोक सेवक माना गया था। जैसे बीमा के जो एजेंट होते हैं वो लोक सेवक नहीं होते हैं, लेकिन बैंक के कर्मचारी वो जो है लोक सेवक होते हैं। इसके बाद है दो विश्वास करने का कारण, 2 की उपधारा 29। तो विश्वास करने का कारण, कोई बात तब विश्वास करने का कारण जो है कही जाती है, कोई बात जो है किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता हो, तब जो है, अन्यथा नहीं। यदि किसी बात को आपको उस विश्वास को करने का पर्याप्त कारण है कि हाँ नहीं ये बात सही है, तभी आप उसको जो है सही मानिए, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। इसके बाद विशेष विधि, तो विशेष विधि वह होती है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो, जैसे कि SC/ST एक विशेष समुदाय को लागू होती है, पॉक्सो एक्ट बच्चों के ऊपर लागू होते हैं, महिलाओं से जो संबंधित अपराध होते हैं उनमें कुछ, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, तो किसी भी विशिष्ट विषय को एक लागू होती है वो है। इसके बाद मूल्यवान प्रतिभूति है, ये बहुत नहीं पूछा जाता है लेकिन बस खाली याद रखिएगा। 32 जलयान, जलयान तो जानते हैं कि जो समुद्र और नदी में वगैरह में चलते हैं ये सभी जलयान होते हैं। स्वेच्छा बहुत महत्वपूर्ण है, तो 2 की उपधारा 33 में स्वेच्छा की जो परिभाषा दी गई वो ये दी गई कि किसी परिणाम को कोई व्यक्ति स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है। अर्थात कोई कार्य आपको करना है और आप उस साधन से या उस चीज से काम को करें कि जिनके द्वारा उसे उसका कारित करने का आशय था, आपका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। अर्थात जैसे कहीं आप गए किसी गांव में और आपको लूट करना है, ठीक है, और आपने वहां पर किसी के घर में आग लगा दी। अब उस आग लगाने में कोई व्यक्ति मर गया, तो आप अब ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता था कि आप लूट करने गए और जब आग लगाएंगे तो यदि कोई होगा तो उसमें मर जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आप तब कहेंगे कि नहीं स्वेच्छा किया गया है आपके द्वारा ये कार्य, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप लूट करने गए और किसी के घर में आग लगा रहे हैं तो आग से नुकसान ही होगा, कोई व्यक्ति मर सकता है, ये आपको पता है। तो आपने अपनी लूट को सुकर बनाने के लिए, मतलब लूट को करने के लिए आग लगाई, उस आग लगाने की वजह से मरा, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए वो कार्य आपका स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। 2 की उपधारा 34 है विल वसीयत, वसीयती दस्तावेज इसके माने होता है। महिला, तो कोई भी जो है महिला जो है मानव नारी इससे अभिप्रेत है, वो चाहे 0 वर्ष की हो, मतलब जब पैदा होती है, या फिर उम्र की कोई वो नहीं, वो महिला होती है। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, तो सदोष अभिलाभ क्या होता है? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। अर्थात जो भी लाभ आपने पाया, ऐसा विधि विरुद्ध साधन आप प्रयोग करिए, विधि के खिलाफ प्रयोग करिए कि उससे आपको लाभ हो, लेकिन उसका आप वैध रूप से हकदार ना हो। जैसे भ्रष्टाचार मामले, लोग कहीं जाते हैं अपना काम कराने के लिए, 500 रुपया देते हैं, या वो कहते हैं नहीं भैया 500 रुपया लाओ, तो ये तो विधि के खिलाफ है, क्योंकि आप काम करने के लिए वहां बैठे हैं, नियुक्त किए गए हैं, किस बात के लिए आप पैसा मांग रहे हैं। तो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा जब कोई भी अभिलाभ प्राप्त किया जाता है तो वो जो है सदोष अभिलाभ कहा जाता है। सदोष हानि, तो सदोष हानि का तात्पर्य यह है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति है वैध रूप से हकदार हो। अर्थात आपको जो हानि हुई है वो ऐसे विधि विरुद्ध साधन द्वारा की गई है
कि जिसके आप उसका उठाने के हकदार ही नहीं थे, आपको वो नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद हुआ। ऐसा विधि के खिलाफ जो साधन होते हैं उनका उपयोग आपके खिलाफ किया गया तो आप सदोष हानि उठाने वाले माने जाएंगे। अब 2 की धारा 38 सदोष अभिलाप प्राप्त करना, तो ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, और तब भी जबकि वह सदोष उसका अर्जन करता है। मतलब चाहे उसको आप सदोष रखे रहिए जो प्राप्त किया गया है, या फिर उसको कहीं से एक्वायर कीजिए, प्राप्त मतलब अर्जन करिए, दोनों में सदोष अभिलाप के दोषी होंगे। और सदोष हानि या तब कहा जाता है जब किसी संपत्ति को सदोष अलग रखा जाता है या उससे उसे वंचित किया जाता है, तो सदोष हानि कहा जाता है। और 2 की धारा 39 शब्द और पद परिभाषित नहीं, तो ये जो है ऐसा है कि इसका मतलब कि इस संहिता में जो चीज परिभाषित नहीं है, लेकिन वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यदि वह परिभाषित की गई है, तो जो उनका वहां अर्थ है वही उनका अर्थ उस अधिनियम में उनके अधीन है, तो इस अधिनियम में भी वही माना जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने धारा 2 परिभाषाओं को पूरी तरीके से जो है देख लिया है, इसमें पढ़ लिया है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और हम लोग अपने अगले वीडियो में धारा 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान, धारा 3 में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कि सामान्य आशय से संबंधित जो कि पहले धारा 34 थी, धारा 32, 33, 34, 35, 36 आदि धाराओं को धारा 3 में ही समाहित किया गया है। उसमें कुछ केस लॉज बहुत अच्छे हैं, महबूब साहब अनामी परख का केस है, सामान्य आशय पे और बहुत सारे केस हैं। तो कल उसको हम लोग जो है अपने अगले वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए हमारा चैनल DSA लॉ पॉइंट यूट्यूब पर आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और उससे जुड़ें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके सुझाव दें कि हम इसे और बेहतरीन और अच्छा कैसे बना सकते हैं, कि जिससे कि हम और आप दोनों इसको समझ सकें। धन्यवाद। जय हिंद।